तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम लोग नंद वंश पढ़ चुके थे। ठीक है, मैंने बताया था कि कैसे नंद वंश का आखिरी शासक जो कि धनानंद था, वो उससे प्रजा संतुष्ट नहीं रहती थी, क्योंकि वो अलग अलग तरह से, मतलब उसका जो बिहेवियर था वो क्रूर था, वो काफी क्रूर शासक था। और वो अलग अलग तरह का टैक्स लगाकर अपनी प्रजा को क्या करता था, कष्ट दिया करता था, या फिर प्रजा उससे खुश नहीं थी। तो उसे इसी बारे में समझाने के लिए चाणक्य उसके पास जाते हैं और उसके समझाने की कोशिश करते हैं। किसको? धनानंद को। जिसे धनानंद को काफी गुस्सा आता है, वो क्रोध आ जाता है और फिर वो चाणक्य की बेइज्जती कर देता है, इंसल्ट कर देता है। ठीक है, जिससे चाणक्य उसको चेतावनी भी देते हैं कि मैं तुम्हारे वंश का क्या करूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। तो फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से ही क्या करते हैं, उसके वंश का सर्वनाश करते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज मौर्य वंश पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। हुआ यूं कि चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही उनको ये सारी चीजें करने का, जैसे कि न्याय व्यवस्था, ये सारी चीजों में उनकी रुचि होती थी। तो एक बार वो खेल रहे थे, इसी प्रकार का कोई खेल खेल रहे थे जिसमें वो न्याय कर रहे थे। तो चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है, जो कि उस टाइम काफी छोटे थे। तभी वो निश्चय करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं कि इसी की मदद से हम धनानंद के वंश को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य है वो हमारा 321 से 185 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के बारे में, यानी कि जन्म के बारे में काफी इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, काफी इतिहासकारों में, पहले उनका हम कुल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे महावंश टीका है, महावंश टीका एक ग्रंथ है, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं, वो भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, लेकिन जो जैन धर्म है वो क्या बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, वो निम्न जाति से मतलब ताल्लुक रखते थे, निम्न जाति से थे। ठीक है, वैसे ही हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ तो कुछ अलग ही कहते हैं। वो कहते हैं कि एक नंद राजा थे, नंद राजा, और उसकी क्षुद्र पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन बोलता है? ब्राह्मण ग्रंथ बोलता है। ठीक है, कौन बोलता है? ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा बोलता है कि नंद राजा और उसकी क्षुद्र पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। विष्णु पुराण के अनुसार ये क्षुद्र जाति से बिलोंग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और मुद्रा राक्षस, जो कि जिसको किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक होती है, और गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। किस पे? मुद्रा राक्षस लिखा है किसने, विशाख दत्त ने। इनके अनुसार भी क्या चंद्रगुप्त मौर्य कौन क्या थे, शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। ठीक है, ऐसे इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि हाँ वो शूद्र हैं। कई इतिहासकारों का कहना है कि चाणक्य जो थे वो खुद एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण कभी किसी शूद्र को क्या करेगा, राजा नहीं बनने देगा। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है इस चीज को लेकर। कुछ कहते हैं कि शूद्र हैं, कुछ कहते हैं कि क्षत्रिय हैं। लेकिन एक चीज ये मानते हैं सारे इतिहासकार कि जो चाणक्य थे वो तो थे ब्राह्मण। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ब्राह्मण कभी शूद्र को शिक्षा नहीं दे सकता था, या शूद्र को क्या कर सकता था, राजा नहीं बनने दे सकता था। तो वो उसकी मदद क्यों करेंगे? ठीक है, ऐसा भी कुछ कहते हैं। तब क्या करता है, धनानंद का सर्वनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका शासन काल है 321 से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 240 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनको और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक लैटिन लेख हैं, यूनानी लेख, उनमें इनको सैंड्रोकोटस कहते हैं। सैंड्रोकोटस और एंडोकोटस। किसमें? यूनानी लेखों में क्या कहते हैं, जो ग्रीक और लैटिन लेख हैं, जो यूनानी लेखक हैं, वो क्या कहते हैं इनको, सैंड्रोकोटस और एंडोकोटस। ये नाम बार बार उनके इति में आ रहा था, किताबों में या ग्रंथों में आ रहा था। तो विलियम जोन्स करके एक, ठीक है, एक पुरातात्विक विभाग मतलब खोज करता है,
ठीक है, विलियम जोन्स, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने मतलब ये पता लगाया था कि जो सेंड्रोकोटस हैं ये और कोई नहीं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। ठीक है, और प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक थे, ठीक है, जिन्होंने एक केंद्रीय मतलब एक केंद्रिक शासनिक प्रणाली स्थापित की थी। मतलब एक ही जगह से सब जगह पर नजर रखा जाए और सब जगह मतलब एक ही जगह से समझिए एक तरह से कि राष्ट्रपति शासन जैसे कैसे लागू हो जाता है कि अगर किसी देश में ज्यादा हत्या या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, मतलब जिसका अधिकार किसके पास से चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो वैसी टाइप की इनकी कुछ व्यवस्था थी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हल्का सा भी ढील हुआ, मतलब हल्का सा भी कुछ ढील हुआ तो क्या करता था, कोई भी राज्य क्या करता था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। ठीक है, या राजा की स्थिति कमजोर हुई उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। तो इसी सारी चीजों के बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक केंद्रिक शासनिक प्रणाली की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका जो राज्य देख लेते हैं, साम्राज्य, इनका साम्राज्य तो पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है तो बिहार पे होगा ही, बिहार में था। ठीक है, फिर उड़ीसा बंगाल तक था इनका शासन, और पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत पर था इनका शासन था, और दक्कन तक था इनका शासन। ठीक है, कहाँ कहाँ, बिहार पे तो ऑब्वियसली रहेगा, फिर उड़ीसा बंगाल पश्चिमी उत्तरी भारत और दक्कन, और दक्षिण भारत में इनका शासनकाल तमिलनाडु और केरल तक मतलब इनका साम्राज्य फैला हुआ था। पूर्वी उत्तर भारत के कुछ ही जो भाग थे वो क्या थे, वो इनके राज्य में मतलब सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, फिर इनका हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर से इनकी जो संधि कैसे हुई। एक्चुअली हुआ कि सिकंदर जो था उस टाइम चंद्रगुप्त काल में नहीं तो धनादि काल में ही वो आए थे। ठीक है, क्योंकि उनका था क्या कि हमको पूरा विश्व को जीतना है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका एक उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, वो क्या करता है, उनकी जो नीति थी कि भारत को विजय करना या विश्व विजय करना, तो वो क्या करते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, भारत पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सॉरी, क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण करते हैं तो जिसके बाद होता क्या है कि 305 में युद्ध का अंत होता है और इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, क्योंकि बीच में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या जाती है, संधि हो जाती है। संधि होने के मतलब कितने इतिहासकार, मतलब कुछ इतिहासकार है वो मानते हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं लड़ाई नहीं हुआ था, कुछ मानते हैं कि हाँ हुआ था। लेकिन ये बात सभी मानते हैं कि अगर लड़ाई, और कुछ मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हार गए थे, कुछ मानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर हार गए थे। लेकिन इतिहासकार में एक मान्यता है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य हारे होते हैं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर उतना सारा अपना साम्राज्य नहीं देता। ठीक है, तो इस संधि में जो परिणाम निकला है, इससे यह साबित होता है कि क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के इस युद्ध में क्या हो गई थी, हार हो गई थी। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो क्या युद्ध का अंत कब हुआ था, 305 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। ठीक है, जिससे संधि हो जाती है। तो संधि में होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है हेलेना, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य उससे विवाह नहीं करना चाहते थे हेलेना से, लेकिन फिर चाणक्य उन्हें समझाते हैं कि देखो अगर तुम उससे विवाह कर लोगे तो पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है, मतलब हम भारत के लिए तो वो पश्चिमी क्षेत्र हुआ, कि पश्चिमी क्षेत्र पे जो आक्रमण होते हैं, ठीक है, वो होएंगे नहीं, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान मतलब उधर के क्षेत्रों से ताल्लुक रहेगा अच्छा, तो हम उधर के आक्रमण से बचे रहेंगे। तो फिर क्या करते हैं, शादी करने के लिए मान जाते हैं, इनके कहने पर, चाणक्य के कहने पर। ठीक है, तो संधि में होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देते हैं। ठीक है, 500 हाथी देते हैं सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र दे देता है, अफगानिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान का क्षेत्र दे देता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और बलूचिस्तान और सिंध और पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र भी उसे दे देता है।
ठीक है। अफगानिस्तान तो दे ही दिया, बलूचिस्तान भी देता है, और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र भी दे देता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इनका साम्राज्य और काफी ज्यादा फैल जाता है, यानी अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य था, जहाँ पे अभी करेंट में क्या हो, तालिबान ने जिसपे क्या कर रहा है, पूरा आतंक मचाए हुए है अफगानिस्तान में, ठीक है, हो जाता है। और मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत होता है, वो किसके दरबार में आता है? इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है कौन? मेगास्थनीज आता है, ठीक है। और मेगास्थनीज ने ही इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है, जिससे इंडिया के बारे में हमको उस टाइम के इंडिया के बारे में, या फिर बोले तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है उस पुस्तक से, ठीक है। और उस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया गया है। इंडिका नामक पुस्तक में, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, उसमें पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से पुकारा गया है, पाटलिपुत्र को संबोधित किया गया है, ठीक है। और इसके बाद बताए ही थे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, एक केंद्रिक शासनिक प्रणाली की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम होता था कि राजा की स्थिति कमजोर हो रही है, ठीक है, तो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे बचने के लिए क्या है, तो या फिर इस व्यवस्था से सावधान रहने के लिए इन्होंने इसका प्रबंध किया था, मतलब यह स्थापित किया था, एक केंद्रिक शासनिक प्रणाली का स्थापना किया था, जैसे कि सब जगह पे, मतलब पहले होता था कि उधर राजा उसको नियुक्त कर दिया, चाहे उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, मतलब जो भी नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं होता था कि राजा एक ही रहेगा, लेकिन उसके कार्य को संभालने के लिए कई सारे उसके अंग बनाए गए और उस पर उनको शासन करने दिया गया, ठीक है। और जहाँ जो टेटा किया उसको निपटाया भी गया, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की हम लोग प्रशासनिक जो संरचना वो भी हम देख लेते हैं। कौटिल्य के हिसाब से देखिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य मतलब तीनों एक ही का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों चाणक्य का ही नाम है। जिसने कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की है। तो उसमें क्या पाया गया हमें कि उस पुस्तक से कि उसमें जो इस शासन प्रणाली को चलाने के लिए मौर्य वंश के 28 अध्यक्ष थे और 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 श्रेणियों में विभाजित थे, ठीक है। शासन प्रणाली इनका 7 श्रेणियों में, जैसे कि प्रांत, जिसपे क्या करते थे राजा, जिनका सम्राट जो थे वहां के राज करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य उनका शासन था। फिर आता था जिला या निकाय, ठीक है। उसपे क्या प्रधान स्थानिक थे, मतलब जो जिला को संभालते थे वो क्या बोलते थे? प्रधान स्थानिक। और 800 ग्रामों का जो समूह था उसको संभालने के लिए किसको? स्थानिक, ठीक है। प्रांत को जिला को संभालने के लिए प्रधान स्थानिक, और 800 ग्राम के समूहों को संभालने के लिए स्थानिक, 400 ग्राम के समूहों को संभालने के लिए द्रोणमुख, ठीक है। और 200 ग्राम समूहों को संभालने के लिए खारवार्तिक कहते थे उनको। और 100 ग्राम समूहों को संभालने के लिए, मतलब गांव के समूह, 100 गांव के समूह संग्रहण, ठीक है। और गांव तो ग्रामीण प्रधान, जो गांव को संभालने के लिए ग्रामीण प्रधान, आज देखते हैं मुखिया, प्रधान जी, सब सुनते हैं आप लोग, ठीक है। और इन्हीं के अनुसार ये सारी चीजें ऐसी थी मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है। एक और चीज है कि रुद्र दामन का जो गिरनार अभिलेख है, इससे पता चलता है कि सुदर्शन जो झील है उसको किसने बनवाया था? पुष्पगुप्त वैश्य ने, जो कि सौराष्ट्र का राजपाल था, ठीक है। किसने बनाया था? पुष्पगुप्त वैश्य ने, जो सौराष्ट्र का राजपाल था, और सुदर्शन झील की निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, उससे रिलेटेड सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें। और एक और क्लास हम इसके बाद करेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में पूरा ग्रंथ अभिलेख पूरा हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पार्ट 1 ही समझिए, मतलब इसको हम लोग क्या किया मैंने, नॉर्मल मतलब अच्छे ढंग से और थोड़े शॉर्ट तरीके से, और कहे तो सीधे मैंने आपको समझाया है कि हाँ उसकी शासन प्रणाली क्या थी, कैसे किससे संधि हुई थी, कौन था क्या था, ये सारी चीजें, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य फिर क्या करते हैं, उनके काल में होता क्या है, क्योंकि काल में बहुत अकाल आ जाता है, ठीक है, बहुत वर्षों तक अकाल आ जाता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो क्या करते हैं वो, उनसे ये देखा नहीं जाता, तो क्या करते हैं, जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले जाते हैं, सरवन बेल गोला, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है।
श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और उनकी एक विधि होती है संलेखना विधि, उनके द्वारा अपने प्राण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि जब वो जा रहे थे, ठीक है, तो चाणक्य उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने मतलब उस चीज से उनका दिल दुख जाता है, वो हर्ट हो जाते हैं इस चीज को देखकर कि प्रजा क्यों इतनी दुख देखकर, क्यों इतना काला चुका होता है, तुमसे देखा नहीं जाता। क्या करते हैं, जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में, और फिर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम मतलब जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, किसने क्या लिखा, कहाँ से क्या पाया गया, ये सारी चीजें मैं आगे क्लास में बताऊंगा इसी के बारे में, क्योंकि अभी तो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, अभी बिंदुसार आएंगे, फिर सम्राट अशोक आएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जो उसके अभिलेख होते हैं, कहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, क्या पाया गया। ठीक है, जैसे कि एक रुद्रदामन अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदामन अभिलेख, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है काफी। ये सारी चीजें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली बार अगले क्लास में। जय हिंद।